आज हम डिटेल में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, जो इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक्ट समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि ब्रिटिश इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ पहला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप कैसे उठाया गया और क्यों वो स्टेप इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो चलो इसको पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझ लो कि इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ये 1918 तक चला। इस वॉर में इंडिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। लाखों सिपाही भेजे गए, पैसे दिए गए, रिसोर्सेज दिए गए और अब इंडियंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना सपोर्ट देने के बदले उन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, उनको भी अपनी गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलेगा। ठीक है, और इसी टाइम दूसरी तरफ एक और प्रेशर भी बन रहा था, वो है होम रूल मूवमेंट का, जो 1916 में हो रहा था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था और इसका डिमांड सिंपल था कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट दो, जैसे आयरलैंड को होम रूल मिला वैसे ही। उसके बाद इसी साल 1916 में ही लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक साथ सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड रखी थी। तो एक तरफ वॉर का कंट्रीब्यूशन है और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ पॉलिटिकल प्रेशर। दोनों ने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो कुछ रिफॉर्म अनाउंस करें। इस प्रेशर के रिस्पॉन्स में अगस्त 1917 में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एडविन मोंटागू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन दिया। इसको अगस्त 1917 डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वर्ड बाय वर्ड सुनो। ठीक है, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का गोल है इंडिया में ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डेवलप करना और इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन के हर ब्रांच में ज़्यादा से ज़्यादा एसोसिएट करना। अब ध्यान दो, ग्रेजुअली वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब तुरंत नहीं, धीरे धीरे। यही कमिटमेंट आगे चलकर इस एक्ट का बेस बन जाती है। ठीक है, इस डिक्लेरेशन के बाद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एडविन मोंटागू और वाइसरॉय लॉर्ड कैम्पफोर्ड खुद इंडिया आए। उसके बाद उन्होंने इंडियन लीडर्स से डिस्कशंस किए। 1918 में एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसे मोंटागू कैम्पफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1919 में एक एक्ट पास करा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोलते हैं, या फिर मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखना, एग्जाम में दोनों यूज़ होते हैं। इस एक्ट को 23 दिसंबर 1919 को रॉयल असर्ट मिला था। ओके, और मतलब किंग ने इसको ऑफिशियली अप्रूव कर दिया था, लेकिन इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रैक्टिकली 1921 से लागू हुए थे, क्योंकि नया स्ट्रक्चर सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया। एक ज़रूरी क्लैरिटी यहाँ पे रखना कि इसी साल 1919 में ना रोलेट एक्ट भी पास हुआ था, जो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो एक रिप्रेसिव लॉ था, जिसे सिविल लिबर्टीज़ रिस्ट्रिक्ट होती है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के साथ कंफ्यूज मत करना, दोनों का कोई लीगल कनेक्शन नहीं है, बस टाइमिंग सेम है। ठीक है, अब इस एक्ट का कोर कॉन्सेप्ट समझो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का वो है डायरार्की, जिसे हिंदी में द्विशासन भी कहते हैं। डायरार्ची का लिटरल मतलब होता है दो लोगों का शासन या दो तरह का गवर्नेंस सिस्टम। ओके, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। इस एक्ट ने प्रोविंशियल लेवल पर सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में बांट दिया। अब ध्यान दो, डिवीजन सिर्फ प्रोविंसेस में हुआ था, सेंटर इसमें बिल्कुल शामिल नहीं था। अभी मैं जो ये डायरार्की की बात कर रही हूँ, ये मैं प्रोविंसेस लेवल पे कर रही हूँ। जब मैं सेंटर के बारे में पढ़ाऊँगी तो मैं बता दूँगी कि वो सेंटर का है। अभी सिर्फ प्रोविंसेस का ध्यान में रख के इसे पढ़ो। तो मैंने अभी बोला कि इस एक्ट ने प्रोविंशियल लेवल पर हर सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में बांट दिया था। पहली कैटेगरी है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की। इसमें आते हैं एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट। ये वो चीज़ें थी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डायरेक्टली जुड़ी थी और इनको चलाने के लिए गवर्नर अपने इंडियन मिनिस्टर्स की हेल्प लेते थे।
इंडियन मिनिस्टर्स गवर्नर के प्लेजर पर ऑफिस में रहते थे, मतलब उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों गवर्नर के कंट्रोल में था। लेजिस्लेचर उन्हें पॉलिटिकली अकाउंटेबल ज़रूर बनाता था, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो जो थी रिमूवल पावर की, वो गवर्नर के हाथ में ही थी। ठीक है, ये हो गया पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी है रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स की। इसमें आते हैं फाइनेंस, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रेवेन्यू, जस्टिस जैसे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल चलाती है और इनके लिए लेजिस्लेचर को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी पड़ती, मतलब लेजिस्लेचर का बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट वाई जो है, इसको यहाँ समझो कि डायरची फेल क्यों हुई। इसको ध्यान से सोचो। फाइनेंस खुद एक रिजर्व सब्जेक्ट था जो गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में था। अब इसीलिए ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वाले जो मिनिस्टर्स होते थे, जो एजुकेशन, हेल्थ जैसी चीज़ें चलाते थे, उनको अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नर और रिजर्व साइड पर डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि पैसा तो वहीं से आता है। तो प्रैक्टिकली तो ये हो रहा था कि इंडियन मिनिस्टर्स के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पावर और रिसोर्सेज नहीं थे। इसीलिए बहुत बार ये मिनिस्टर्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते थे और लोग उन्हें ही ब्लेम करते थे, जबकि असली प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में थी। यही वजह है कि डायरेक्टली जो है वो कागज़ पर हमें एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऑलमोस्ट फेल्ड है। अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल के बारे में। अब तक जो भी हमने पढ़ा वो प्रोविंसेस के बारे में था। अब हम देख रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब देखो सेंट्रल लेवल पर क्या बदला। इस एक्ट ने पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल बना दिया, मतलब 2 हाउसेस। काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे अपर हाउस बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोअर हाउस था। ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों हाउसेस में इलेक्टेड इंडियंस मेंबर्स की संख्या पहले से काफ़ी बढ़ गई थी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड करना कि इस एक्ट के बाद ही सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन ध्यान दो, ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेसिस पर होता था, मतलब सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे जो प्रॉपर्टी या टैक्स का कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस को पूरा करते थे। यूनिवर्सल वोटिंग बिल्कुल नहीं थी। तो इलेक्टेड मेंबर्स बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि फाइनल पावर भी इंडियंस के पास आ गई। गवर्नर जनरल के पास सर्टिफिकेशन पावर और वीटो पावर थी, मतलब अगर लेजिस्लेचर अगर कोई बिल को रिजेक्ट कर दे या फिर बजट पास ना करे, तब भी जो गवर्नर जनरल है वो इस बिल को खुद रेटिफाई करके लागू कर सकता है बिना लेजिस्लेचर की परमिशन के। तो लेजिस्लेचर बजट डिस्कस ज़रूर कर सकती थी, लेकिन फाइनल ओवरराइडिंग पावर जो है वो गवर्नर जनरल के पास ही बनी रही। तो यहाँ ये वही पैटर्न दिखता है जो हमें प्रोविंसेस में डायरेक्टली में दिखा कि इंडियंस को दिखावे की पावर दी गई, लेकिन फाइनल कंट्रोल ब्रिटिश के हाथों में ही रहा। ओके, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट का डिवीज़न। हमने प्रोविंसेस के बारे में पढ़ा, हमने सेंटर के बारे में पढ़ा। अब दोनों में, प्रोविंसेस और सेंटर में, सब्जेक्ट्स का डिवीज़न देखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज समझो जो आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन तक कनेक्ट होता है। इस एक्ट ने पहली बार लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट को क्लियरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है प्रोविंशियल लिस्ट। मतलब डिसाइड किया गया कि कौन सा सब्जेक्ट पूरे इंडिया के लिए सेंटर डिसाइड करेगा और कौन सा सब्जेक्ट स्टेट अपने लेवल पर खुद डिसाइड करेगा। ओके, तो ये पहली बार था जब इस तरीके का सेंट्रल प्रोविंसेस डिवीज़न लिखा गया। ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर 1935 एक्ट में भी हमें ज़्यादा रिफाइन हुआ और फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट के रूप में लिस्ट में भी आया। तो जब भी कोई पूछे कि सेंट्रल स्टेट सब्जेक्ट का डिवीज़न कहाँ से शुरू हुआ, तो इसका ओरिजिन 1919 एक्ट है। ओके, अब पढ़ते हैं फ्रेंचाइजीज़ और इलेक्टोरेट्स के बारे में। फ्रेंचाइजीज़ भी एक्ट में थोड़ी एक्सटेंड हुई थी, लेकिन ये भी बहुत लिमिटेड थी। वोट करने का राइट उन्हीं लोगों को था जो प्रॉपर्टी और टैक्स का कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस को पूरा करते थे। इसीलिए टोटल वोटर्स की संख्या पूरी पॉपुलेशंस के मुकाबले बहुत छोटी थी। एक इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला फैक्ट यहाँ पे ये है कि इस एक्ट ने वुमेंस के वोटिंग राइट्स का डिसीजन जो है वो प्रोविंशियल
लेजिस्लेचर पर छोड़ दिया था। मतलब हर प्रोविंसेस खुद डिसाइड कर सकता है कि वुमेन्स को वोट का राइट देना है या नहीं। मद्रास प्रेसिडेंसी पहला प्रोविंस था जिसने 1921 में वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए। तो ये वुमेन्स सेफगार्ड की तरफ इंडिया का पहला फॉर्मल कदम हम कह सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की अगर बात करें तो ये सिस्टम जो 1909 के एक्ट में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। मतलब इस एक्ट को ना, इस प्रोविज़न को और एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब सिक्स, इंडियन क्रिश्चियन, एल्गो इंडियंस, यूरोपियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए। इसका मतलब था कि हर कम्युनिटी अपने अलग रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर सकती है। ये जितना ज़्यादा एक्सटेंड होता गया उतना ही ज़्यादा कम्युनल डिवाइड भी गहरा होता गया, क्योंकि लोग अब कम्युनिटी के नाम पर वोट देने लगे, ना कि कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर। अब कुछ ऐसी चीज़ें समझो जो जनरली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की काउंसिल जो लंदन में बैठी थी और इंडिया से रिलेटेड पॉलिसीज़ के डिसीजंस में एडवाइस देती थी, उनका साइज़ रिड्यूस कर दिया गया और उसकी कंपोजिशंस में भी चेंजेस किए गए। एक और ज़रूरी चेंज था कि पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी। मतलब इंडियन लोगों के टैक्स से ब्रिटिश ऑफिसर की सैलरी जाती थी। इसी एक्ट के बाद ये सैलरी ब्रिटिश पार्लियामेंट के फंड से दी जाने लगी। ये छोटी सी लगने वाली चीज़ एक्चुअली सिंबॉलिक रूप से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम से कम इस बात को एक्सेप्ट किया कि इंडिया का पैसा इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होना चाहिए, ना कि लंदन के ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, इसके साथ ही हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के ऑफिस एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न किया गया लंदन में, जो इंडिया से रिलेटेड कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम वहाँ देखते थे, ताकि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का वर्कलोड जो है वो कम हो जाए और काम थोड़ा सिस्टमैटिकली हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट का प्रोविज़न किया, जिसके बाद ली कमीशन 1924 की रिकमेंडेशन पर 1926 में पहला पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। ये कमीशन आगे चल के आज यूपीएससी का एंसेस्टर कह सकते हैं हम इसको। इसीलिए ये कनेक्शन क्लियरली याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कॉमन तरीके से पूछा जा सकता है। इस एक्ट में एक और क्लोज था, ठीक है, लिखा गया था कि 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा जो देखेगा कि ये रिफॉर्म एक्चुअली काम कर रहे हैं या नहीं और आगे क्या करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कमीशन को 10 साल पूरे होने का इंतज़ार नहीं किया और 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन के नाम से भेज दिया। यही साइमन कमीशन का पूरा टॉपिक हम किसी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो कि उसका ओरिजिन 1919 एक्ट के प्रोविजन में था। ठीक है, अब देखो कि इस एक्ट का रिएक्शंस कैसे थे। जब 1918 में मोंटागू कैम्सफोर्ड रिपोर्ट पब्लिश हुई, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अगस्त 1918 में बॉम्बे में एक स्पेशल सेशन बुलाया। इस रिपोर्ट को डिसअपॉइंटिंग और अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब निराशाजनक और असंतोषजनक डिक्लेयर किया। बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ वो भी इसी रिपोर्ट के फ्रेमवर्क पर तो बेस्ड था। इसीलिए कांग्रेस ने ये क्रिटिसिज्म प्रैक्टिकली एक्ट पर भी लागू करा। कांग्रेस का कहना था कि ये रिफॉर्म बहुत लिमिटेड हैं और जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वादा हमें अगस्त 1917 में किया गया था उस वादे के मुकाबले काफ़ी कम है। यही डिसअपॉइंटमेंट आगे चलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे बिगर मूवमेंट्स की ज़रूरत को जन्म दे देती है, और जिसके बारे में हम आगे किसी एपिसोड में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक ऐसा एक्ट था जिसने पहली बार इंडियंस को प्रोविंशियल लेवल पर कुछ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर दी, और सेंट्रल प्रोविंसेस सब्जेक्ट्स का डिवीज़न भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया। लेकिन डायरार्ची का स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि रियल पावर इंडियंस के पास कभी आई नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर पावर नहीं है। गवर्नर जनरल के वीटो और सर्टिफिकेशन पावर्स ने ये क्लियरली दिखा दिया कि फाइनल कंट्रोल अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था। यही वजह है कि इंडियन लीडर्स ने इस एक्ट को काफ़ी डिसअपॉइंटिंग माना। यही डिसअपॉइंटमेंट आगे चलकर बड़े रिफॉर्म मूवमेंट्स का बेस बन गई।
और आई होप 1919 के एक्ट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में डाल दी है। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दो, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।